रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सैंपल पेपर की। ठीक है, सैंपल पेपर की। अब जो हमारे पास सैंपल पेपर है, ये जो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखोगे, इनके थोड़े चांसेस कम होते हैं ऑब्जेक्टिव के, लेकिन यहाँ से और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके चांसेस बहुत होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको पूरा स्किप कर दें, यहाँ से भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, तो हम लोग इसको भी करेंगे, साथ में 2 सेट हमारे पास जो है उनको भी करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एमपी बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट हो सकता है। चलिए, तो सर स्टार्ट आप करेंगे। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव नहीं दोगे आप? हाँ बोलिए। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव दोगे आप? आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, हमने परीक्षा बोर्ड के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं वो करवा रखे हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लिंक शेयर कर देंगे, कर ही देंगे। एक काम करेंगे, एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जिनको ऑब्जेक्टिव और एक्स्ट्रा करना है वो लोग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग तीनों सेट करवाने वाले हैं, 84 ऑब्जेक्टिव्स अभी आपको तैयार करवा देंगे। चलिए क्लास को ओके। करते हैं स्टार्ट। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा, जो है हमारे पास चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास यहाँ पे। तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। ठीक है, सबसे आसान यही चीज होती है हमारे लिए एग्जाम में। 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक पे टिक लगाना है। सोडा वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोडा और वाटर, तो मतलब वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं आ सकता। लिक्विड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सोडा, वाटर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सोडा वाटर जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। ठीक है, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। सोडा वाटर जो है हमारे पास, ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है, ये सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल नहीं है। लिक्विड इन लिक्विड भी नहीं हो सकता, लिक्विड इन गैस भी नहीं हो सकता, लिक्विड इन लिक्विड भी नहीं हो सकता। सोडा जो होता है हमारे पास, ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीजें ऐसी केमिस्ट्री में जो आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि सोडा जो होता है वो तो सॉलिड होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है किसका, गैस इन लिक्विड का। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ फिनिश, पहले वाले का आंसर आएगा गैस इन लिक्विड। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे। अगला हमारे पास है कार्बोलिक एसिड कौन सा होता है इनमें से, कार्बोलिक एसिड इनमें से कौन सा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस का, अगर आपने वो भी करा होगा ना, वो वाला क्वेश्चन अगर आपने करा होगा, तब भी आप लोग ये वाला कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं क्या? अच्छा, क्लास में स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, इस वजह से ये आवाज आ रही है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड का। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एसिड। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनमें से एसिड कौन कौन से हैं। तो देखिए, एसिडिक नेचर तो सभी शो कर सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, ये भी वीक एसिड होते हैं, ये भी वीक एसिड होते हैं। ये हमारे पास है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इनके कंपेयर में। बाकी होता ये भी वीक एसिड ही है, लेकिन इनके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोलिक एसिड होता है वो बन जाएगा कौन सा, फिनोल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछते हैं कि हमारे पास जो फिनोल होता है वो ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, और हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो लेजर जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, या फिर लेजर एसिडिक क्यों होते हैं। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका आंसर आपको लिखना होता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, हमने इसका वीडियो बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। बाकी हम आज एक काम करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बने ऑर्गेनिक के हमारे रह गए हैं उनकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो आपके वहां से ही तैयार हो जाएंगे। बाकी इसका आंसर आएगा फिनोल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है उसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर, वन माइनस एन, वन माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा, हो सकता है यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिले, तो आपको देखना यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 साल से लगातार एमपी बोर्ड पूछ रहा है। उससे पहले भी बहुत बार ये जो यहाँ से ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। क्योंकि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, केमिकल काइनेटिक, वहां का क्वेश्चन है ये, वहां से ये वाला न्यूमेरिकल सॉरी ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास मोल लीटर, वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, फर्स्ट ऑर्डर की पूछी है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास,
वन आ जाएगी। तो वन माइनस वन कितना होता है, जीरो हो जाएगा। तो अगर किसी की पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, जीरो नहीं, वन हो जाती है। तो हमारे पास बचेगा कितना, सेकंड इनवर्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी चाहो तो लिख लो। के इजिकल्स टू होता है मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर, वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। चलिए ये हो गया हमारे पास फिनिश। अगला हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टीफान रिएक्शन से रिलेटेड। और स्टीफान रिएक्शन आपको करवाई थी हमने, स्टीफान रिएक्शन आपको करवाई थी हमने। स्टीफान रिएक्शन में क्या बनता था हमारे पास, एल्डिहाइड बनता था। याद है, भूल गए स्टीफान रिएक्शन, सुन कल तू, इस तरीके से याद करवाया था आपको हमने कि स्टीफान में क्या होता है, आपके पास आर सी एन होता है, यहाँ से आपके पास क्या बनता है, यहाँ से आपके पास बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हमने आपको याद करवाया था, यहाँ पे दो भाई होते हैं, एक बोलता है सुन कल तू, सुन कल तू कहाँ पे चल देगा, क्या एल्डिहाइड चल देगा क्या, ये क्या बोलता है, हाँ चल देंगे, हाँ चल देंगे। फिर यहाँ पे एसिड रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, पानी की बारिश हो जाती है, साथ में एसिड बरसता है, इस तरीके से कहानी सुनाई थी आपको। तो ये वही रिएक्शन है, स्टीफान रिएक्शन। ओके, साथ साथ आपको रिवीजन भी करवा रहे हैं, ये मान के चलो आप लोग। नाइट्रोजन इन आमीन इज हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, जो कि शायद आप लोग मिस करके आगे हो। तो इसमें तो आपका भैया कुछ, आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट याद करके चलो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन आइटम हमारे पास होता है अमीन ग्रुप के अंदर, वो sp3 होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, बाकी समझाने में तो बहुत टाइम चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केमिकली ऑल एंजाइम्स आर। एंजाइम्स जो होते हैं हमारे पास, एंजाइम्स जो होते हैं भैया, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। ये भी, ये जो हमारे पास होते हैं, ये कैसे कैटलिस्ट होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं बायो कैटलिस्ट। अब ये जो होते हैं बायो कैटलिस्ट, हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये केमिकली क्या होते हैं, केमिकली प्रोटीन ही होते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकली ये प्रोटीन ही होते हैं, अलग से कुछ चीजें नहीं है, ये प्रोटीन ही होते हैं केमिकली। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो। लगभग 27 28, नहीं 25 स्टूडेंट क्लास में है। आप लोग बार बार हैंड रेस क्यों कर रहे हो, आपके पास माइक ऑन करने की परमिशन है, आप लोग कभी भी चाहो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, आप हैंड रेस ना करें। तो हो गए खत्म ये सारे, इनको रिवीजन आप लोग करते रहना। सोडा वाटर क्या है हमारे पास, गैस इन लिक्विड है। कार्बोलिक एसिड क्या है हमारे पास, फिनोल है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की क्या आती है हमारे पास, सेकंड इनवर्स आती है। इसके बाद हमने आपको करवाया स्टीफान रिएक्शन, किसका एग्जांपल है, एल्डिहाइड का एग्जांपल है, मतलब एल्डिहाइड बनता है यहाँ पे। नाइट्रोजन एटम के अंदर कौन सी होती है, sp3 होती है। केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। इस तरीके से आप लोग रिवीजन कर लेना। ओके, ये आपके ऊपर काम हेलो। छोड़ रहे हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए फटाफट। सर एक डाउट ये था कि एमसीक्यू हम प्रिपरेशन कहाँ से करें, बोर्ड से कर ले, अध्ययन से कर ले, या जो आप करवा रहे हो उतना इनफ है? मतलब एक ऐसा बता दीजिए जिससे पूरे मार्क्स आ सकते हो, छूटे ना, मतलब कुछ भी। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपने पूछा तो सही है, बट एमपी बोर्ड में क्या होता है, एमपी बोर्ड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बाहर से बनते हैं हर साल। अभी आप लोग देखेंगे, आ, अभी जो हमारे पास प्री बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे, ना तो वो परीक्षा बोर्ड में होंगे, ना परीक्षा अध्ययन में होंगे। ठीक है, तो यही बात है कि कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे। तो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, बाकी कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में ही देखनी पड़ेगी। और ऐसा मत सोचना कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसके आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। पिछले साल केमिस्ट जो हमारी फिजिक्स थी उसमें बोनस मार्क्स मिले थे। तो ऐसा होता है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आता है, लेकिन आप लोग जो पढ़ते हो उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस एमपी बोर्ड नए बनाता है। ओके, सो वो तभी आपको आएंगे जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। जब चैप्टर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तभी आपको वो बनेंगे। तो आप अपना बेस्ट कर सकते हो, जितने ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर सकते हो। आपके पास जो जो चीजें हैं वहां से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। लेकिन एक बात सभी लोग ध्यान रखना, मूर्खता मत करना, मूर्खता मत करना। मूर्खता ये मत करना कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दो। एमपी बोर्ड में आईएमपी जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते हैं। ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये एमपी बोर्ड यहाँ पे मेहनत करता है। तो 50-60% जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो रिपीट कर देता है, केमिस्ट्री की बात करें तो। बाकी जो 30-40% जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, खासकर 40% हम लोग मान लेते हैं आंकड़ा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये एमपी बोर्ड यहाँ पे लॉजिक लगाता है। यहाँ पे आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है जो ना तो परीक्षा बोर्ड में मिलेंगे आपको, ना अध्ययन में मिलेंगे, ना क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे।
तो आप क्या कर सकते हो, अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हो। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कठिन आ जाएंगे, ये आते बहुत लल्लू से हैं, बहुत सिंपल से आते हैं, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं। इसलिए हम जो ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करवा रहे हैं, इस हिसाब से करवा रहे हैं कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो घुमा के पूछे, तब भी आप उसे कर पाओ। आए बात समझ में? तो ऐसा होता है, तो आप अपना बेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। बाकी ये जो 30-40% क्वेश्चन होते हैं, ये आप परीक्षा के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा आपको। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जी चलिए, जी सर, आ गया, थैंक यू सर। मोलारिटी सर, मोलारिटी। और हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए, क्योंकि हमें खत्म करवाना ही हमारे एग्जाम में जो गैप रहेंगे उस बीच में क्या करना है? मतलब रिविजन करना है, पीवाईक्यूज करना है? है। रिवीजन जो हमने पढ़ाया उसी का आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन। इसी का आप लोग रिवीजन अच्छे से करना, और आपको वीडियोस दे देंगे, वो आप लोग सॉल्व करना, वो वीडियो देख लेना बस। इतना आप कर लोगे ना तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मोलालिटी ऑफ वाटर। पानी की मोलारिटी कितनी होती है, ये जो क्वेश्चन है, ये 3-4 बार रिपीट हुआ है पिछले 12 सालों में। 12 सालों में 3 से 4 बार। एक बार तो यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोलालिटी ऑफ वाटर। और सरल भी इसका आंसर याद करना, 55.55 इसका आंसर आता है, 55.55। अगर मोलालिटी पूछे, मोलारिटी पूछे, मोलारिटी पूछे, दोनों का आंसर यही आएगा। बस अंतर क्या हो जाएगा, मोलालिटी जो होता है वो क्या होता है, मोल पर केजी, और मोलारिटी जो होता है वो होता है मोल पर लीटर। ये बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी सब सेम है। 55.55 आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, 55.5 इतना छोड़ के आओगे तब भी करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। कैटलिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। कैटलिस्ट क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन हमने करवाया है एक्टिवेशन एनर्जी का। मात्र 6 मिनट के अंदर हमने 7 क्वेश्चन तैयार करवाए, 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से, हमारे केमिकल काइनेटिक्स से। तो जो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, या लोअर कर देता है, लोअर कर देता है। आप लोग जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, रिड्यूस कर देता है। अच्छा, ये चीज हो गई हमारी। उसके बाद हमारे पास है, मरकरी इज द एलिमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में हमारा Hg पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, 6th ग्रुप में हमारा पाया जाता है, मरकरी हमारा 6th ग्रुप में पाया जाता है। ओके, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा फिनोल जो होता है हमारे पास, ये देखो, ये क्वेश्चन की हम बोल रहे थे, ये तैयार कर लोगे तो इससे आपके 3-4 चीजें तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक तो अभी आपने जो ऑब्जेक्टिव ऊपर देखा था वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो आपका तैयार हो जाएगा। अरे ये अभी आपने जो देखा फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है। इसके हम वीडियो आपके पास शेयर कर देंगे, तो ये वाला तैयार हो जाएगा आपका। इसी तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनना ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शन होती है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन होते हैं, इसके अलावा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा हमारे पास होती है क्या, लॉजिकल क्वेश्चन हो गए, डिफरेंस हो गए, एक हमारे पास होते हैं टेस्ट, टेस्ट होते हैं। तो इसके अलावा मैकेनिज्म भी होता है, साथ में कन्वर्जन भी होता है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 90% को टारगेट कर रहे हो तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो, आप लोग सिर्फ इतने पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ से रिएक्शन हमने बहुत सारी आपको टिक लगवा दी है। बाकी डिफरेंस बिटवीन जो होते हैं ये सबसे ईजी होते हैं। मान के चलना, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी उठ के, तो मानना कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। डिफरेंस बिटवीन में, डिफरेंस बिटवीन सबसे ईजी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, 2019 में आए थे शायद, 2019 में तो मजे आ गए थे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिफरेंस बिटवीन इतने सारे पूछ लिए थे। तो फिर आए लॉजिकल क्वेश्चन, फिर आए टेस्ट। तो लॉजिकल क्वेश्चंस भी हमारे गिनती के ही होते हैं। मान के चलो कि आपको 5 से 6 लॉजिकल क्वेश्चन तैयार करने हैं। टेस्ट आपके जो हो गए, टेस्ट भी 5 और 6 होंगे, तो इतने आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहेगी आपकी। तो ये जो है हमारे पास, ये लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर आता है, लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फिनोल इज फिल इन द ब्लैंक्स एसिडिक देन अल्कोहल। तो एसिडिक कौन ज्यादा होता है, फिनोल की अल्कोहल? आप क्या बोलोगे, फिनोल, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, मोर। ठीक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि फिनोल इज रिएक्टिव, रिएक्टिव देन अल्कोहल, तो क्या करोगे? फिनोल ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है? ध्यान से सुनना, रिएक्टिव का मतलब होता है कौन ज्यादा रिएक्शन शो करता है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कौन ज्यादा रिएक्शन शो करता है। तो अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन शो करता है, तो अल्कोहल में क्या जाएगा, फिनोल इज लेजर, यहाँ पे आ जाएगा फिर लेजर रिएक्टिव देन अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल भैया क्या चाहता है
ये स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इस वजह से ये अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर पाता है। बाकी जो हमारे पास फिनोल है, ये भी रिएक्शन तो करता है, लेकिन ये पहले से ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से इसकी रिएक्शन आपको कम पढ़नी पड़ती है, इसकी रिएक्शन ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हमने क्वेश्चन करवा रखा है, लिंक दे देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। आगे देखो, आगे हमारे पास जो है RNH2 react with chloroform and KOH gives us, क्या हमें मिलता है? तो यहां पे आप लोग ध्यान रखना, ये मिलेगा R, यहां से आएगा C और यहां से आएगा N। तो यहां से आपको मिलता है RNC या फिर RCN, RNC या फिर RCN आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। ये कार्बिलामिन रिएक्शन है हमारे पास जो आपको देखने को मिलती है। इसके बाद है हमारे पास अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट ये किस में यूज होता है? तो ये होता है टॉलेंस रिएजेंट में। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट ही होता है, ये टॉलेंस रिएक्शन होती है। अभी आपको हमने जो बोला ना कि यहाँ पे आपको टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे, साथ में लॉजिकल क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन और रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास टेस्ट का क्वेश्चन है। ये टेस्ट का 5-6 टेस्ट पढ़ोगे उसमें ये तैयार हो जाएगा। बाकी हम टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज जो बनाई है, शायद उसमें ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, जरा देखिएगा वहां पे भी। बाकी लिंक सर आपको आज प्रोवाइड लास्ट कर, क्लास है क्या? हाँ ये लास्ट क्लास चल रही है हमारी। सर सब कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ लगभग सभी कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलिए, सर ये टेस्ट वाले लॉजिक वाला अलग से प्रोवाइड करवा दीजिएगा, हाँ मतलब सिर्फ करवा देंगे, क्वेश्चन ही ये अभी क्वेश्चन हमें बता। याद है अच्छे से कि आपको प्रोवाइड करना है। जैसे ही क्लास फिनिश होगी हम पहला काम यही करेंगे कि आपको पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए जी जी हमारे सर पास है जी। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको हमने डिफरेंस करवाया था आइडियल एंड नॉन आइडियल में। नॉन आइडियल में तो वहां पे आपको हमने बोला था लास्ट में कि एक एग्जांपल आप लोग याद कर लेना। तो ये जो एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, ये नॉन आइडियल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? नॉन आइडियल का, याद रखना। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इन्होंने आइडियल दे रखा है। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग। ड्राई सेल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे पास ड्राई सेल होता है वो किसका एग्जांपल होता है? प्राइमरी सेल का एग्जांपल होता है। अच्छा, तो अगर हमसे सेकेंडरी पूछ ले तो क्या लिख के आएंगे परीक्षा में? सेकेंडरी पूछ ले तो सेकेंडरी का जो एग्जांपल होता है, एक हमारे पास होता है जो हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, बैटरी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरीके से आप बैटरी में कुछ भी ले सकते हो। मोबाइल की बैटरी हो गई आपकी, एक लिथियम बैटरी होती है हमारे पास। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सेकेंडरी के एग्जाम्पल है। देखो इससे इस तरह से समझो यार आप लोग कि यहाँ पे क्या है, सेल है। सेल क्या होते हैं? सेल आप लोग देखते हो, सेल को आप वापस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये आप रिचार्जेबल नहीं होते। सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल नहीं होते। लेकिन बैटरी क्या होती है? मोबाइल की बैटरी आप चार्ज कर लेते हो, जैसे डिस्चार्ज होती है वापस चार्ज कर लेते हो। तो यहाँ पे प्राइमरी सेल, प्राइमरी उनको बोलते हैं जो वापस से चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन ये बैटरी जो होती है वो चार्ज हो जाती है। तो इस वजह से इसको सेकेंडरी बोलते हैं। चलिए ये हो गया खत्म। तो ट्राई सेल इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल, तो ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। सेंट्रल मेटल एटम ऑफ हेमोग्लोबिन इज आयरन। सेंट्रल मेटल एटम ऑफ हेमोग्लोबिन इज आयरन, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। हेमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास आयरन ही तो सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन देखो ऐसे याद कर लो कि हमारा जो खून होता है, खून के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। और अपन बोलते हैं कि आयरन, आयरन की कमी हो जाती है लोगों को, तो आयरन भी होता है। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल मतलब मेटल होगा, तो मेटल तो आयरन ही है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो। अब Mn2+ जो है शोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो Mn2+ है, Mn2+ है, Mn2+ का मतलब है जितने यहाँ पे इसके नंबर होंगे उसमें से आप 2 माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस हो रखे हैं। 2 प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, जब भी तो प्लस आया इसके ऊपर। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं इसको कि हमारे पास कितना बचेगा, बना के देख लेते हैं। आप सभी को याद होना चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल को नहीं छूना जनाब, इस तरीके से याद करते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल को नहीं छूना जनाब, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं वो लोग? Mn का। तो ये होता है 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25।
25 हो गए भैया। सर रिकॉर्डिंग चालू है ना? एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है। हाँ चालू है रिकॉर्डिंग। अच्छा याद दिलाया, हमें तो घबराहट ही हो गई थी बिल्कुल कि रिकॉर्डिंग चालू, भूल तो नहीं गए हम, लेकिन चालू है। अच्छा हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे, फिर से आ जाते हैं यहीं पे। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर एमएन की, तो एमएन कौन से नंबर पे आता है? 25वें नंबर पे आता है। अच्छा 25वें नंबर पे आता है, इससे क्या फायदा? अब हमने बोला कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसके पास 25 इलेक्ट्रॉन पहले थे, हमने 2 निकाल दी कि कहाँ थे, पहुंच गए हम लोग 23 पे पहुंच गए। तो 23 जो है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ये हमारे पास है ऑड नंबर, मतलब हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड में हमेशा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर होता ही होता है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड में। ठीक है, अनपेयर हो जाएंगे ये, एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर, किसी ना किसी एक ब्लॉक के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा। अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक, तो ट्रू है ये। एल्डिहाइड कीटोन आर कार्बोनाइल कंपाउंड, ये जो है, ये क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होता है। आप तो याद कर लो सभी लोग, ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, ये हमारे पास हो गया कीटोन का एग्जाम्पल। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, अब हमको ये समझना है। कार्बोनाइल का मतलब होता है जिसमें सीओ होता है, इसमें भी सीओ है, इसमें भी सीओ है। तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन में सीओ ग्रुप होता है क्या? आप लोग बोलोगे हाँ होता है, तो आप लोग बोलोगे ट्रू है ये बात। ठीक है, याद हुआ आप सभी को? इस तरीके से आपको करना है। चलिए ये देखेंगे आप लोग सभी। प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड हमारे पास होता है एल्डिहाइड। तो अगर हम लोग अल्कोहल का क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब आपको याद करवाया था यार, आपने याद किया या नहीं किया? ऑक्सीडेशन में हमने बताया था आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं हमारे पास, ऑक्सीडेशन में हमने बताया था कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो होता है हमारे पास K2Cr2O7 और KMnO4 ये हमारे पास होते हैं। आप इनको यहाँ पे यूज कर लो, K2Cr2O7 एक ले लो कोई सा भी। तो ये क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड से डायरेक्ट क्या बना देते हैं? एल्डिहाइड थोड़ी देर के लिए बनता है, लास्ट में हमारे पास कार्बोजाइलिक बन जाता है। ये रिएक्शन आपको याद करवाई थी हमने, और बोला था ये दो दो चैप्टर में एक साथ आएगी, तो आई देख लो ये। तो ROH से आप लोग कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट बना सकते हो, किसकी हेल्प से? K2Cr2 की हेल्प से। लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। मतलब हम ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तो करेंगे, लेकिन क्या करवाएंगे? कम मात्रा में करवाएंगे। और उस समय हमने आपसे बोला था, याद रखना कि कम मात्रा में करवाते हैं, तो हमारे पास यहीं पे कहानी रुक जाती है। तो हमसे यही तो बोला है कि प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड ऑन पार्शियल ऑक्सीडेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है ये हो जाएगा ट्रू। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। कोरोजन, कोरोजन क्या है भैया? रेड प्रेसिपिटेट है क्या? ये है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है क्या? फीमेल सेक्स हार्मोन है क्या? मेल सेक्स हार्मोन है क्या? कोबाल्ट है क्या? तो जो हमारे पास कोरोजन होता है, अगर कोरोजन में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो कोरोजन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, कोरोजन। अच्छा, विटामिन बी ट्वेल्व हमारे पास क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कोबाल्ट। टेस्टो टेस्टेरोन क्या होता है हमारे पास? टेस्टोरेन, ये बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। तो ये हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है, वहां से ये बनाया गया क्वेश्चन है। तो हो सकता है ये आपके रिड्यूस सिलेबस में हो, या हो सकता है कि आपके एनसीईआरटी में भी ना हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमने तो नहीं देखा ये टेस्टोरेन वाला क्वेश्चन। तो टेस्टोरेन जो होता है, सर यही होगा शायद इसका। क्या होगा? ए होगा। सर मेल सेक्स हार्मोन सर होगा, होगा इसका। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोरेन जो होता है, मेल अगर का। आपने बायोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है मेल सेक्स हार्मोन, थर्ड वाला। टेस्टोरेन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, या फिर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा। नहीं सर, फीमेल सर एस्ट्रोजन होता है और टेस्टोस्टेरोन मेल होता है। हाँ तो ये चीज और है, ये बायो उससे वाले होगा समझ गए वो होंगे। होता है। टेस्टोरेन यहाँ होगा ना, मेल सेक्स हार्मोन। बताइए जरा बायोलॉजी वाले, सही है यस गलत है? सर। यस सर। हाँ ये सर सही। सही सही है है। सर। चलो, आज बायोलॉजी क्लास काम आ 12 गया। की बुक में भी है। वेरी गुड। चलिए, तो ये चीज हो गई हमारी खत्म। यहाँ पे कंफ्यूजन था, देखो कंफ्यूजन जो होती है ना, वो ऐसा नहीं कि सभी में कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज में नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन। चलो ये चीज हमने देख ली। इसके बाद हमारे पास जो आता है, वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो होता है डायजोनियम सॉल्ट का। डायजोनियम सॉल्ट, तो डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो,
बहुत ईजी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है ये वाला डायजोनियम सॉल्ट। आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। यहाँ पे लिखोगे N2, यहाँ पे Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी एक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है चैप्टर नंबर हमारे 13 वाला जो है आमीन वाला चैप्टर, उससे ये रिएक्शन आती है डायजोनियम सॉल्ट की, ठीक है, बनाने के लिए। अच्छा, लास्ट हमारे पास है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन हम पढ़ा देंगे आपको वीडियो में, एक वीडियो सेंड कर देंगे, वहां पे हमने पढ़ा रखा है फेलिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास रेड रेड प्रिसिपिटेट पार्टिकल। देखने को मिलता है, रेड प्रिसिपिटेट। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास फिनिश। फिर हमारे पास आते हैं राइट आंसर इन वन वर्ड। एक एक लाइन में आपको या फिर एक एक वर्ड में आपको आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले आपको बताया राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, हमने आपको कोलरोस्ट लॉ पढ़ाया था। कोलरोस्ट लॉ की दो एप्लीकेशन आपको बताई थी, तीन एप्लीकेशन बताई थी। तीन में से एक एप्लीकेशन जो लास्ट वाली थी वो क्या थी हमारे पास, यही तो थी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। एक तो हमने सीखा था क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और लास्ट में सीखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है इसका फॉर्मूला याद रखना, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो अल्फा है ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, सी क्या है यहाँ पे, सी हमें बताता है कंसंट्रेशन को। ओके, ये आप लोग याद करिएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अगला देखो, राइट द नेम ऑफ आइसोमेरिज्म शोज बाय CONH35CSO4Br। यहाँ पे CONH35BrSO4, ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। किसमें आता है ये, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉपिक पढ़ते हो आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बहुत टाइप के होते हैं हमारे पास, तो उसमें से एक होता है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बाहर आता है एक अंदर आता है, ये बाहर, अब इसमें अंदर चला गया, अब ये इसमें अंदर है, ये इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल ये है। नेक्स्ट देखेंगे, नेम द रिएक्शन अकर बिटवीन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड फिनोल। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिनोल के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं ये पूछा है। हमने आपसे बोला था कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। हमने आपको टिक लगवा दिया था इसके ऊपर कि N2Cl जब भी इसी प्रकार की एक और बेंजीन रिंग देखता है, इसी प्रकार की एक और बेंजीन रिंग देखता है, यहाँ पे क्या है फिनोल है ना, तो यहाँ पे OH लगा लो। तो अगर दो बेंजीन रिंग आपको एक साथ दिख जाती है तो यह कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ये कहलाती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग याद रखना, कपलिंग हो जाती है, कपल बन जाते हैं, ये कपल कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके 2 नंबर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भैया, राइट द फंक्शनल ग्रुप विच डिफरेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोनों को डिफरेंशिएट कौन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं इनको, राइट द फंक्शनल ग्रुप विच डिफरेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हमसे फंक्शनल ग्रुप पूछे, अगर हमसे सिर्फ इतना पूछते तो क्या लिखते, डिफरेंशिएट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग सिर्फ नाम लिख देते कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा उन्होंने, हमसे पूछा है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बताओ। तो फंक्शनल ग्रुप जो इसमें होता है ये होता है एल्डिहाइड, और ये जो होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है कीटोन। तो यही इसका क्या हो जाता है, मेन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यही इसका मेन डिफरेंस हो जाता है कि इस, अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, या फिर आप नेट पे देखना है स्ट्रक्चर इसका और इसका, आपको समझ में आएगा। पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता था, 2 नंबर में भी आता था, लेकिन अब एमपी बोर्ड ने पिछले 4-5 सालों से बंद ही कर दिया इसको। पहले 4-5 नंबर के क्वेश्चन बनते थे ना, तब आते थे ये क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन अब तो बंद हो गए सारे क्वेश्चन आना। तो हम भी इसको ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमें ये याद है। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इनफर्टिलिटी अकर इन ह्यूमन बींग। कौन से विटामिन की वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है ह्यूमन बींग में। अच्छा, ड्यू टू इनसफिशियंस ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ई जो हमारे पास होता है, विटामिन ई, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है ह्यूमन बींग के अंदर। ये भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास विटामिन का। एक चार्ट आपको प्रोवाइड किया था हमने, अगर आपने नोट्स में देखा हो तो एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है जहां पे विटामिन का नाम भी हमने मेंशन कर रखा है, कौन कौन सी डिसीज हो सकती है वो हमने मेंशन कर रखी है, इसके अलावा क्या क्या यूजेस हैं उसके वो भी हमने वहां पे मेंशन कर रखे हैं।
तो आप लोग वो देख लेना। इसके अलावा हमने सारे के सारे विटामिन के यूजेस, उससे होने वाली बीमारी और साथ में विटामिन का नाम उसको याद करवाया है, तो उस वीडियो को भी हम आपके पास शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास था ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास 2 घंटे ही है सिर्फ। सेट नंबर 1, ओके। चलिए पहला सर क्वेश्चन जो देखेंगे। सैंपल पेपर्स हैं, सर जो हाँ, सैंपल पेपर्स हैं, सर ये ये भी सैंपल फ्लेक्सिबल पेपर है सॉल्व ना? है। हाँ ये सैंपल, ये प्री बोर्ड का है ना? ये प्री जो है बोर्ड का ये है सर प्री ये। बोर्ड का है। सर ये ये यहाँ पे लिखा तीनों, है प्रैक्टिस सेट, ये हाँ प्री बोर्ड के हैं। सेट 1 और सेट 2 प्री बोर्ड में आए हुए हैं। ये जो आपने अभी सॉल्व यस किया, सर जो ये आपका है सैंपल ये एमपी पेपर। बोर्ड की तरफ था ना? हाँ, हाँ ये हाँ। सैंपल पेपर है। जी सर, जो एमपी बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर आया है, फिर जो प्री बोर्ड के दोनों सेट है, ये तीनों को अगर एमसीक्यू और इसके ऑब्जेक्टिव पूरे कर लेंगे तो कितना परसेंट लगभग आ सकता है? ऑब्जेक्टिव की तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से कितने आए, बट फिर भी आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से जरूर आएंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हम टारगेट कर रहे हैं कि आएंगे ही आएंगे 28 में से। बाकी फिर आपको सर कैसे अपने मिलता है। पीडीएफ में नहीं हो जब के क्वेश्चन? फिजिक्स के तो हैं, केमिस्ट्री के हमने प्रोवाइड नहीं करे हैं आपको। फिजिक्स जो जी केमिस्ट्री सर थी ना, प्रोवाइड करवा केमिस्ट्री, दीजिए ना अगर केमिस्ट पॉसिबल हो तो। हाँ, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री में भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव कहाँ से है? परीक्षा बोर्ड से हैं। परीक्षा बोर्ड से हैं। तो परीक्षा बोर्ड की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने टिक कर रखा है। साथ में उनके ऊपर वीडियोस भी बना रखे हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो भी दे देंगे, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। आज की क्लास के बाद आपको बहुत सारे हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, साथ में उनके वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। ओके। मतलब सर अगर हम उनके टिक टिक वाले कर ले तो इनफ है कि पूरा करना लास्ट पड़ेगा? ईयर केमिस्ट्री में बहुत सारे आए थे। लास्ट ईयर केमिस्ट्री में मान के चलो 60-70% आ गए थे। 60-70% हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आ गए थे। तो ये बहुत अच्छा रेशो होता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बार सर भी इस बार सुना है वो ओएमआर शीट टाइप की कॉपी आएगी सर। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे अगर ऐसा हुआ तो। बाकी बाकी यूट्यूबर्स ने बना रखे हैं, तो हमने सोचा नहीं कि वीडियो बनाने से कोई मतलब है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए। हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये रहा। हिंदी मीडियम में नहीं देख रहे हैं हम लोग, इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बात वही है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है वो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं। तो कंडक्टिविटी जो होती है, इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोल रहे थे, कैसे याद करवाया था? कप्पा से याद करवाया था। कप्पा, कप्पा क्या होता है? कंडक्टेंस का उल्टा। कंडक्टेंस का उल्टा, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, कंडक्टेंस जो होता है वो किसका उल्टा होता है? वो होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो इसका पूरा फॉर्मूला है यार, पूरा डिराइव करवाया था आपको हमने। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रख लो कि यहाँ पे आपको लास्ट में जो एक्सप्रेशन बना था वो बना था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट करके देख लेना उसको, हमने करवा रखा है। फर्स्ट जो हमारी क्लास थी ना उसमें करवाया था। तो कंडक्टेंस होता है हमारे पास साइमन, और सेल कांस्टेंट जो हमारे पास होता है वो होता है L/A। एल की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और एरिया जो होता है हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सेंटीमीटर का इनवर्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसको करवा रखा है हमने। हम सोच नहीं रहे यहाँ पे वापस करवाएं, नहीं तो हो नहीं पाएगा हमारे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स, इस वजह से हम करवा नहीं रहे। बाकी जिन्होंने हमारी क्लास देखी हुई है उन्हें उनको पता होगा ये चीज़ हमने करवाई थी वहाँ पे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, सेकंड वाले पे आ जाओ डायरेक्ट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वापस आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वाला। तो फॉर्मूला फिर से याद करेंगे आप लोग सभी। क्या बताया था आपको हमने? मोल बाय लीटर 1 - n सेकेंड का इनवर्स। अच्छा, तो हमें क्या करना है भैया? एन की जगह पे क्या रखना है? जीरो रखना है, जीरो ऑर्डर। जीरो रख दो यहाँ पे। जीरो रखने के बाद क्या बचेगा? मोल बाय लीटर सेकेंड का इनवर्स। क्या दिख रहा है क्या? अच्छा, इन्होंने वो नहीं लगाया, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोल बाय लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल बाय लीटर, ये सही है। इनवर्स यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है यार, कर लेना इस फॉर्मूले को याद। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव तो तैयार हो ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसी से हमें याद आया एक क्वेश्चन और। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने सीखा था, एसएच जो सीखा था, उसमें कितना माना गया है?
उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना गया है, उसको 0 माना गया है। ये आप लोग याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास कौन सी होती है, वही सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कब जीतेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, इस तरीके से जो हमारे पास सीरीज थी जिंक तक, इसको बोलते हैं। तो इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें से सिर्फ एक ही जो हमारे पास कंपाउंड है जो पॉजिटिव शो करता है, बाकी सब तो नेगेटिव करता है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। कॉपर जो हमारे पास है वो क्या करता है, पॉजिटिव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, विच आर यूज एज फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट के तौर पे किसे यूज किया जाता है, फ्लोरिसेंट के तौर पे किसे, विच आर यूज एज फ्लोरिसेंट। तो फ्लोरिसेंट जो होता है वो ऑक्साइड होता है लेंथेनाइट का। लेंथेनाइट जो सीरीज है हमारे पास, उसी का ऑक्साइड का नाम क्या दे दिया गया है, फ्लोरिसेंट दे दिया गया है, आर यूज एज फ्लोरिसेंट। ठीक है, ऑक्साइड जो होगा उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, फ्लोरिसेंट के तौर पे यूज करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3, अच्छा इस बार ये जो पेपर का पैटर्न है इसमें आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे ऊपर हिंदी में दे रखा है, उसके नीचे इंग्लिश में दे रखा है, उसके पहले ऊपर हिंदी में, उसके बाद नीचे इंग्लिश में। बाकी आपको एग्जाम में ज्यादातर चांस यही है कि आपको इस तरीके से मिलेगा कि पहले एक साथ हिंदी में दे देंगे वो लोग, उसके बाद फिर एक साथ आपको इंग्लिश में देंगे, ऐसा होता है। बाकी ये तो पेपर है, कुछ भी हो सकता है, तो इतनी बड़ी चीज ये नहीं है। मिर्बेन ऑयल इज आल्सो नोन एज, ऑयल ऑफ मिर्बेन, ऑयल ऑफ मिर्बेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास जो 13वां चैप्टर है ना, 13वां चैप्टर, उससे लगभग 10 ऑब्जेक्टिव्स तो ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने वो सॉल्व करवा रखे हैं, उसके लिंक आपको दे देंगे, 10 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो यहाँ पे ऑयल ऑफ मिर्बेन जो होता है, इसका इसका जो आंसर होता है वो होता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ मिर्बेन। वहां पे हमने समझा रखा है, वहां पे एक इमेज भी लगाई थी हमने, ऑयल ऑफ मिर्बेन किस तरीके से होता है, और नाइट्रोबेंजीन के ऊपर लिखा हुआ भी होता है ऑयल ऑफ मिर्बेन। चलो ये तो आप देखना वहां पे, बाकी डायरेक्ट याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको हमने टेस्ट का बोला था ना, टेस्ट 4 5 टेस्ट याद कर लेना। देखो टेस्ट याद करने से कितने फायदे हो रहे हैं आपके, एक तो आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना है वो आपके तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाएंगे। तो जो 4 5 टेस्ट है उनके लिंक हम आपको दे देंगे, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, अब हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब से चैप्टर चालू हुआ है 2019 से, 2019 से इसको सेपरेट कर दिया गया है। 2019, 2020, 2022 और 2023, यहाँ तक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, और साथ में 2 2 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ तक बने हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 2 3 4, 4 सालों में मान के चलना कि 3 4 बार ये जो चीज है ये रिपीट हुई है, या तो ऑब्जेक्टिव में रिपीट हुई है, या तो ऑब्जेक्टिव में रिपीट हुई है, या फिर 2 नंबर में रिपीट हुई है। ओके, सो इसका जो आंसर आता है वो आता है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। इसी का नाम बहुत फेमस भी है, एल्काइल थायोसाइनेट, इसी को बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल का कंपाउंड। ये आप लोग याद करना। ठीक है, तो 4 5 आपको सिर्फ याद करने हैं, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा टेस्ट का, ज्यादा टेस्ट याद नहीं करना है। चलिए उसके बाद, अच्छा यहीं पर इन्होंने दे दिया है तो हमें ध्यान नहीं रहा, तो यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हिंदी में है, ये हमारे पास इंग्लिश में है। 0.9% NaCl सॉल्यूशन एंड लिक्विड ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल आर फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। देखो बहुत सारी चीजें रिपीट होती है यार, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री में एक चीज तो माननी पड़ेगी एमपी बोर्ड की, कि एमपी बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स तो रिपीट करता है। लास्ट ईयर भी 70% ऑब्जेक्टिव रिपीट कर दिए थे एमपी बोर्ड ने, इस साल भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 2022 के 2022 के नहीं यार, 2022 के थोड़ी ना रिपीट करेंगे। 70% का मतलब है कि जो आप प्रीवियस ईयर में देखते हो, पीवाईक्यू में देखते हो, वहां से, परीक्षा बोर्ड से, इन दोनों का जो मिक्सचर है वहां से मिला के 70% कर दिए इन्होंने रिपीट, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। मतलब सर हम लोग पूरे जो आपने करवाए वो सारे पूरे कर ले परीक्षा हाँ, बुक हमने से। जो करवाए ना, ये मान के चलो, ये बिल्कुल सही बोला आपने कि हमने जो करवाए हैं वो आप बिल्कुल कर लोगे तो 70% बनने की चांस है आपके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है ठीक है ये सर, हमने तो करवाया पहले था। उतना कर लेते हैं फिर सर। ठीक है, समझ गया। सर परीक्षा बोर्ड में आपने कुछ पीपी टाइप से टिक लगाया है, वो क्या चीज है सर? परीक्षा बोर्ड में पीपी टाइप से टिक लगाए हैं। जी आपने कुछ परीक्षा बोर्ड का पीडीएफ डाला था।
शायद आपको हमने सेंड कर दिया होगा। तो देखो पी हम समझ नहीं रहे, आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव में लगाएं क्या पी वो टाइप्स? बायो का क्यों किए थे? एक एक करके बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कोई पी करके बोल रहा था कि पी करके आपने टिक लगाए हैं। ऑब्जेक्टिव में जी लगाएं सर क्या पी कोई करके? जी सर ऑब्जेक्टिव में लगाए या फिर कुछ इस टाइप में लगाए। चलो देख के बता देंगे आपको हमने कहाँ पे पी लगा दिया, हमको याद नहीं आ रहा अभी तो। आप माइक ऑफ करिए, बता देंगे। रेड कलर का उससे लिखा हुआ था। देखो पी हमने ना जो न्यूमेरिकल दिए हैं आपको फिजिक्स में, उसमें लगाए थे हमने पी। पी का मतलब होता है अरे प्रीबोर्ड। आदित्य भाई माइक बंद करो अपना, इनके इनके पास से बहुत वॉइस आ रही है। आदित्य भैया माइक ऑफ कर लो यार। तो प्रीबोर्ड जो है, प्रीबोर्ड का पी का मतलब होता है प्रीबोर्ड। तो प्रीबोर्ड एग्जाम जो हुई थी 2023 में, उसकी वजह से हमने पी लगाया होगा। तो पी का मतलब है प्रीबोर्ड। बाकी कहीं कहीं पर पी वाई क्यू लिखा होगा तो उसका मतलब है पी वाई क्यू, बाकी पी तो हमने प्रीबोर्ड के लिए लगाया था। चलो यहाँ पे आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो यार। ये चीज़ें हम आपको और बता देंगे अलग से भी, जीरो अगर हम आपको टाइम दे देंगे, एक काम करेंगे अभी जो क्लास फिनिश होगी उसके बाद टाइम दे देंगे आपको, जो पूछना है पूछ लेना, अभी पढ़ाने दो हमें। 0.9% NaCl सॉल्यूशन एंड लिक्विड ऑफ ह्यूमन सेल इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक ये बता रहे थे आपको कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद है हमारे पास सिस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट नहीं हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड सर रिएक्ट विद। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसोटोनिक का मतलब है सेम। सेम इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है। मतलब 0.9%, 0.9% आप लोग NaCl ले लो, नमक ले लो, और साथ में आपका ब्लड ले लो। ठीक है, आपका ब्लड ले लो। तो दोनों का क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या आता है? सेम आता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं? आइसोटोनिक है। ओके, ये है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है सिस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी आमीन टू फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स बेस। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है लेकिन इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था। यहाँ पे आता है शिव बेस। शिव बेस ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। इसका हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था शिव बेस करके। तो ये है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है। इसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर। बालों में कौन सा प्रोटीन होता है? अगर आपने क्लास हमारी अटेंड करी थी जहां पे हमने डिफरेंस भी करवाए थे, हमने ग्लोबुलर ग्लोबुलर और फाइब्रस फाइब्रस दोनों में डिफरेंस करवाए थे। तो ग्लोबुलर अंडे में पाया जाता है, फाइब्रस जो होता है हमारे पास ये बालों में पाया जाता है। तो इसका एक प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन है हमारे पास जिसका नाम है केराटिन। केराटिन, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारे पास हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बालों वाला प्रोटीन, तो बालों में पाया जाता है भैया केराटिन। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? केराटिन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप इज नोन एज। एक स्टेप में खत्म होने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हो एलिमेंट्री 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 स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन, वेरी सॉरी, एलिमेंट्री रिएक्शन। या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर, ये दोनों नाम इसके सही है। ठीक है, रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। ये तो हिंदी में दे रखा है ना, कि एमएनओ4 में फिल इन द ब्लैंक संक्रमण होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन KMNO4। अब KMNO4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है? ठीक है, देखो अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए तो आपके पास मेनली जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो आता है sp3 का, sp2 का। ये ज्यादातर आंसर्स हमारे पास होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास केस है KMNO4, ये बहुत स्पेशल केस है। इसका आंसर आता है D3S। D3S, पहले डी भराएगा क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास Mn का है, मैग्नीज का। तो मैग्नीज क्या है हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप बोलेंगे D3S, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। D3S, डी पहले जाएगा फिर आएगा S। बाकी ज्यादातर आंसर जो आते हैं वो हमारे ये वाला आता है sp3। ओके, सो यहाँ पे आएगा D3S। अब ये तो स्पेशल केस है इस वजह से ये आ गया। चलिए आगे देखते हैं। मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम। H2O2 हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास
एंटी मार्कोनिक में भी आता है। और इधर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं H2O2 से रिलेटेड, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और कुछ देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो ये सब तो नहीं है, ये वाला सही है इसका। इसका सेकंड कंफर्म है। देखो, आप जो पहले आपको आए उस हिसाब से करना, फिर लास्ट वाला जो बच जाता है वो आपका लास्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करा करें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास है फॉस्जीन। क्या है हमारे पास? फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या होती है, किसी को पता है? आपने अगर याद कर ली हो तो फॉस्जीन हमारे पास एक विषैली गैस होती है, जो किसमें होती है भैया? क्लोरोफॉर्म वाली जो रिएक्शन आपको बोली थी हमने याद करने के लिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अगर आप हवा में रख दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बोनाइल क्लोराइड बनेगा। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को विषैली गैस बोलते हैं, फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को हवा में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गैस बन जाएगी, मतलब विषैली गैस बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज मोनोसेक्राइड है या फिर D+ शो करता है ये? तो देखिए, यहाँ पे अगर मोनोसेक्राइड की जगह पे डाइसेक्राइड होता तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोनोसेक्राइड दे रखा है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ये डेक्स्टो रोटेटरी मोशन शो करेगा, डेक्स्टो रोटेटरी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे D+ क्यों आता है। बाकी अभी तो आप इसको डायरेक्ट याद रखो। हिंसबर्ग का रिएजेंट बहुत 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 बार रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड में, बहुत बार रिपीट हुआ है। हमने जो आपसे बोला ना कि लास्ट जो चैप्टर है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमीन वाला, वहां से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से ये वाला रिपीट हुआ है। हिंसबर्ग का रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये आएगा 5। H2O2 हमारे पास बच गया, नाइट्रोबेंजीन नहीं हो सकता। मोनोसेक्राइड तो भैया भूल ही जाओ, ये भी नहीं हो सकता। H2O2 हमारे पास आएगा फ्यूल सेल के अंदर। ठीक है, फ्यूल सेल के अंदर उसको यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर आप फ्यूल सेल की बात करो तो। लेकिन इस तरीके से तो पहली बार ही आया है कि ऑब्जेक्टिव में, बाकी फ्यूल सेल में हम इसको यूज करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने करवाया था, लेकिन अब जब से क्वेश्चन आना बंद हो गए इस चैप्टर से, सेल वगैरह के, खासकर बैटरी के क्वेश्चन बंद हो गए, तब से हमने इसको फिर छुड़वा दिया है। बाकी इसमें फ्यूल सेल में हम लोग H2O2 यूज करते हैं। चलिए, इस सर तरीके से वर्किंग हमारी पेज द कॉलम हो कंस्ट्रक्शन गई पूरा फिनिश। कौन से सेल का कर ले? क्या हो गया? हेलो, वर्किंग कंस्ट्रक्शंस और पूरा जो डायग्राम बना करके डीपली जो आता है 4 या 3 नंबर में, वो कौन से सेल का आता है? सेल में आप कौन कौन से कर सकते हो? ड्राई सेल कर लो, ड्राई जी सेल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है, गैल्वेनिक हाँ। सेल, वो आप लोग कर लो। वो दो है इंपॉर्टेंट, बाकी तो देखो एमपी बोर्ड ने पूछे नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको मेंशन नहीं किया है। बाकी करना चाहो तो बस ये 2 सेल कर लेना, जिसमें से पहला सेल जो हमारे पास है गैल्वेनिक सेल, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ड्राई सेल भी कर सकते हो, बस ये 2 सेल करो, इसके अलावा मत करो, मत बचो फालतू। ओके। सर मैक्सिमम कितने नाम मेंशन करना है कहाँ पे? डायग्राम में? ड्राई सेल वाले में? जी सर। देखो, ड्राई सेल में यार हमको नाम गिनने पड़ेंगे कितने सारे हैं, उसमें से कितने करने हैं, वो आप किस कहाँ पे देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, तो जहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन करना है। एटलीस्ट आप मान के चलो कि 8 से 10 नाम, तो 8 से 10 चीज़ें तो आपको वहाँ पर मेंशन करनी चाहिए, अगर 4 नंबर में आता है तो। ठीक है, ठीक चलो है सर। अब आप लोग माइक ऑफ करेंगे, यहाँ पे आ जाइए। ये केशव भाई का माइक माइक खुला हुआ है, बंद करिए। चलो भैया केशव भाई, आप माइक ऑफ कर लो। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? अभी 23 स्टूडेंट्स हैं। तो आगे बढ़े, वन वर्ड सेंटेंस करते हैं। द सॉल्यूशन विच बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन आर कार्ड। एमपी बोर्ड ने एक चीज बहुत शानदार करी है यार, यहाँ पे हम तो देख रहे हैं, ये वाला पेपर हमने देखा, ये वाला पेपर देखा। एमपी बोर्ड ने जो नए क्वेश्चंस बनाए, देखो ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है। ये इस तरीके से बोलते हैं 40% जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग, वो थोड़े बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया हुआ है, लेकिन अब ऐसे बच्चे जिन्होंने आईएमपी क्वेश्चंस पढ़े हैं, हमारे आईएमपी क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की डेफिनेशन ही तो यही है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। वो है ये वाला क्वेश्चन, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। द सॉल्यूशन विच बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये है हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो इस बार नया क्वेश्चन दिया है, लेकिन उन्होंने पूरी डेफिनेशन छाप दी, इस वजह से ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये चीज है। इसके बाद अरानियस इक्वेशन, ये तो बहुत बार आई हुई है, बहुत बार आई हुई है, बहुत बार आई हुई है। ठीक है, अब 12 सालों की बात करें तो मान के चलो कि 5 बार तो ये आई हुई है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं अरानियस इक्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी भैया। ये तो हमें पता चल गया कि ये बहुत बार आई हुई है। तो ये आएगा हमारे पास k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर
माइनस ई ए बाई आर टी, ये हमारे पास होता है। ओके, k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत बार एमपी बोर्ड में आई हुई है 5 नंबर में। ओके, सो आप लोग इसे याद करेंगे। इसके बाद हमारे पास 5 नंबर में बोल दिया क्या हमने, ये अरानिस इक्वेशन जो है वो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आती है, 6 बार आ चुकी है पिछले 12 सालों में। ओके, ये बोलना चाहेंगे जा रहे थे। देखो हम बोलते काफी तेज तेज हैं, इसलिए बोलते हैं तेज तेज क्योंकि हमें 3 पेपर एक साथ सॉल्व करवाने हैं, 84 ऑब्जेक्टिव करवाने हैं हमको 120 मिनट में। ठीक है, इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। बाकी छोटी मोटी जो हमारे से मिस्टेक हो जाती है बोलने में कभी कभी, तो उस पर आप इतना ध्यान मत दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन थर्ड वाला, जो है हमारे पास K2HgI4 रिएजेंट इज आल्सो नोन एज। अब ये जो है ये भी हमारे पास एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको बस ऐसे याद कर लेना कि K2Hg दिखते ही आप लोग क्या छाप दोगे, K2HgI4 दिखते ही आप लोग नेस्लर्स रिएजेंट छाप दोगे। इसकी रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है। ओके, तो इसको आप लोग याद कर लेना। फिर हमारे पास व्हाट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, तो फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होती है हमारे पास, ये क्या होती है, ये जो बॉन्ड होती है ये हमारे पास शुगर के बीच में लगती है। शुगर्स जो हमारे पास होती है, शुगर के बीच में ये वाली बॉन्ड हमारे पास लगती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, ये शुगर कहाँ पे होती है, तो शुगर जो होती है हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर होती है। अब आप बोलोगे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो भैया आपको हमने बोला था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से बनता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा बनता है हमारे चैप्टर नंबर 14 से, जिसको आप लोग जानते हो किस नाम से, जिसको आप लोग जानते हो बायोमोलिक्यूल्स के नाम से। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहलाता है। अभी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ना भैया, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास होता है, इसमें शुगर होती है। आपको हमने याद करवाया था डीएनए और आरएनए, याद करवाया था। तो डीएनए और आरएनए, तो डीएनए क्या है, ये कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुगर होती है। तो यही बात यहाँ पर है। तो अब शुगर शुगर में जो बॉन्ड लगेगी उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलो, काफी चीज आपको बता दी। अब आप आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर देखो तो जरा ध्यान से, आप लोग बताओ किसी को याद आ रही हो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। हिंट देते हैं आपको, यहाँ पर सोडियम लगा हुआ है, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा हुआ है, ड्राई ईथर। सर हाँ बोलो। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वेरी गुड। ये जो रिएक्शन है ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन है। कैसे समझ में आई वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में हम लोग सोडियम यूज करते हैं, साथ में हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं। और एक और चीजें ध्यान देने वाली, यहाँ पे बनता है आर आर। आर 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 बोल दो या फिर एल्केन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, एल्केन। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मान के चलो कि ये भी बाहर से आया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आज तक बना नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सत्य असत्य पे आ जाते हैं, सत्य असत्य पे आ जाते हैं। सत्य असत्य बोल दो या फिर ट्रू फॉल्स बोल दो। RCN और RNC, RCN RNC दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले तो ये समझ लो। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं एल्काइल, लेकिन यहां पे जब एन साइड से अटैक होता है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये आपको हमने याद करवाया था। RCN कैसे बनता है, RNC कैसे बनता है, अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास देखी होगी ऑर्गेनिक की तो RCN होता है हमारे पास एल्काइल साइनाइड, RNC जो होता है हमारे पास होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, तो हमसे ये चीज तो पूछी नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि आप यहां से यहां कैसे जा सकते हो, अगर हम इसको सिर्फ हिट कर दें तो काम हो जाएगा या नहीं होगा। अब देखो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि 90% जो ऑब्जेक्टिव है ये बिल्कुल सही है।
ट्रू है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये और होती है, यहाँ पे जो हमारी बुक में मेंशन कर रखे होते हैं वो लोग, कि आपको हीट तो करना है लेकिन साथ में आपको केसीएन भी यूज करना है। केसीएन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। अब ये जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है ये। तो अगर हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन तो फिर भी हो सकती है लेकिन फास्ट नहीं होगी। तो इस वजह से हम इसको ट्रू लगा रहे हैं। आई बात समझ में? इसको हम लोग ट्रू लगा रहे हैं। बाकी एक और चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप अगर इसका ट्रू करो या फॉल्स करो या फिर कुछ भी मत करो, आपको पूरे नंबर मिलते। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ये रिड्यूस हो चुका है। ये टॉपिक हो चुका है आपका रिड्यूस। तो रिड्यूस टॉपिक के एमपी बोर्ड हमेशा आपको बोनस मार्क्स देता है, बोनस मार्क्स। पिछले साल फिजिक्स में बहुत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के बोनस मार्क्स मिले थे बच्चों को। तो इस साल भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आपको बोनस मार्क्स मिलता। ठीक है, चलिए। तो फिर भी आपको करवा दिया हमने, इसका ट्रू आएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। ईडीटी है और आपको ये हमने याद भी करवाया है। ईडीटी याद करवाया था, साथ में आपको ईएन याद करवाया था। 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 1 नंबर का भी बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ईडीटी है, ईडीटी क्या होता है हमारे पास? इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी हमारी फर्स्ट वाली, क्लास नंबर 1, उनको पता होगा ये चीज करवाई थी। ईएन मतलब क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। तो ये जो हमारे पास इथाइलिन डायमीन होता है, ये क्या होता है? CH2CH2 और NH2NH2, ये होता है। तो हमने आपसे बोला था कि ये कहां से अटैक कर सकता है? यहां से अटैक कर सकता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जो हमारे पास इथाइलिन डायमीन होता है उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। ये जो है, ये क्या होता है? इसमें ये तो कंपाउंड होता ही होता है, साथ में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पे हमने डायग्राम थोड़ा सा गलत बना दिया। यहाँ पे हम 6 टाइप से अटैक करवा सकते हैं। यहाँ पे कितने साइड से अटैक हो जाता है? यहाँ पर 6 साइड से अटैक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है कि क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ध्यान रखना EDTA इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो इसे हम बोलेंगे फॉल्स। ग्लिसरॉल जो होता है हमारे पास, ग्लिसरॉल जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है? इथेन 1 2 डायोल। इथेन क्या होता है हमारे पास? कार्बन कार्बन, इथेन। इस तरीके से हमारा इथेन हो गया। 1 2 मतलब एक पोजीशन, और 2 पोजीशन के ऊपर आप क्या लगा दो? डाईओल। डायोल मतलब हो गया 2 लगाना है आपको, कहाँ कहाँ पे? ऑल लगाना है। और मतलब एल्कोहल, एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है? OH, तो आपको यहाँ पे OH लगाना है। तो ये जो हो गया, यहाँ पे आप H लगा लो, यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो ये हो गया हमारे पास इथेन 1 2 डायोल। लेकिन ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये नहीं होता भैया। ग्लिसरॉल क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे अगर प्रोपेनॉल होता, प्रोपेन होता यहाँ पे, प्रोपेन, तो हमारे पास होता ग्लिसरॉल। लेकिन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने इथेरोल, इथेन दे रखा है। तो ये हो गया हमारे पास गलत आंसर। इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका, ये आपका नेम है सिर्फ। तो नेम में समझाने वाली चीज नहीं है, ये आपको याद करने वाली चीज है कि अगर यहाँ पे प्रोपेन होता तो ग्लिसरॉल होता, लेकिन यहाँ पे ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। शिनामिक एसिड इज फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आंसर सही है या गलत है? ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन जो होता है उसमें हमारे पास कंपाउंड कौन सा बनता है? उसमें बनता है एल्डोल, जब भी तो नाम उसका पड़ता है एल्डोल, एल्डोल में एल्डोल बनता है। और शिनामिक एसिड कहाँ पे बनता है? ये पर्किन वाली रिएक्शन में बनता है, पर्किन वाली में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बताई थी हमने, पर्किन वाली कर लेना। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो? शिनामिक एसिड को एक ट्रिक हमने बताई है वहां पे। शिनामिक, तो यहाँ पे आ रहा है चिन्ना, चीना, शीना आ रहा है एक तरीके से, चीना। तो चिन्ना आ रहा है यहाँ पे, चिन्ना, इस तरीके से आप समझ लो, चिन्ना आ रहा है, चीना आ रहा है। तो चिन्ना थाला किसे बोलते हैं? चिन्ना थाला हम लोग सुरेश रैना को बोलते हैं। सुरेश रैना जो हमारे प्लेयर हैं उनको बोलते हैं। तो सुरेश रैना किसके फैन है भैया? पंडित जी के फैन है। किसके फैन है? पंडित जी के फैन है, पंडित जी। हम फैन किसके हैं? सुरेश रैना के। सुरेश रैना किसके फैन है? पंडित जी के। तो इस तरीके से याद कर लो, परकिन, परकिन, परकिन। तो चिन्ना थाला किसके फैन है? परकिन के फैन है। इस तरीके से आप लोग याद कर लो तो हो जाएगा काम। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये किसकी रिएक्शन है? ये परकिन रिएक्शन है। ओके, आगे देखो। रेटिनोल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। सर ट्रू। ठीक है, बिल्कुल सही है यार। रेटिनोल जो होता है हमारी आंखों में होता है, और आंखों के लिए कौन सा विटामिन होता है, कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए? विटामिन ए खाना चाहिए, तो बिल्कुल ट्रू है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये बताओ तो जरा, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है।
वेरी गुड, ये है क्या? ट्रू। ये भी आपको याद करवाया था। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भूल तो नहीं गए? अमीनो एसिड हमारे पास होता है, कार्बन होती है, इस तरीके से आपको बताया था हमने। यहाँ पे लगा होता है अमीन ग्रुप, यहाँ पे एसिड ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे हमने आपको याद करवाया था कि एच याद कर लेना यहाँ पे कहीं पे, और एक आर होता है जो वेरिएबल होता है। ठीक है, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड का। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है? पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में लगती है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो वो चालू हो गया हमारे पास 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देखो 2 नंबर में भी इजी आए थे यार। देखो डिनेचुरेशन आ गया आपके पास, पेप्टाइड आ गया, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वो आ गया, ये वाला लॉजिकल क्वेश्चन हमने दे रखा है परीक्षा में। तो ये आ गया आपके पास, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। तो ये आपके पास है, ये भी आप लोग कर सकते हो। बाकी ऊपर वाला बन जाएगा तो नीचे वाले करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से हमको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज मीन बाय साइनोहाइड्रीन। ये दे दिया है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमने मेंशन नहीं करी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि ये आज तक एमपी बोर्ड में आई नहीं है। तो ये हमारे पास नई रिएक्शन है। लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये हमने मेंशन करी है। इसको हमने मोस्ट 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 एमपी बताया है। तो आप ध्यान रखना, एमपी बोर्ड में आपको दो दो रिएक्शन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कोई एक करना है। तो एक तो आ ही जाएगा आपसे, कुछ भी कर लो। अगर आपने हमारे हमारे क्वेश्चन से पढ़ाई करी है तो एक तो आपसे बनेगा ही बनेगा। अच्छा, ये देखो तो जरा, कोऑर्डिनेट स्फीयर आपको करवा दिया था पहली क्लास में, और आपसे बोला था कि बस एक फॉर्मूला याद कर लो, इसमें आपका 30% चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो ये वाला है कोऑर्डिनेट स्फीयर। भूल तो नहीं गए? वो डब्बे बने थे हमारे सर एस। स्क्रीन चलेगी? हाँ, उसके अलावा हमने आपको डबल सॉल्ट और स्क्रीन कॉम्प्लेक्स चल सॉल्ट करवाया था, रही। ये आपसे बन सर जाएगा। स्क्रीन चलेगी आपकी? स्क्रीन चली गई? जी सर। जस्ट अ मिनट, यहाँ से चेक करते हैं। किसी को भी नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन? जरा बताइए तो। नो सर, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। नहीं। 2 मिनट। चलिए, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? जरा बताइए तो, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो अब आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहां से आए हुए हैं। डबल सॉल्ट वाला आ गया है। नीचे देखोगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं। मोलारिटी का देखो, ये आपसे अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है। ये 2 नंबर में पूछ लिया, बस बात खत्म। तो फॉर्मूला लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आए हुए हैं यहाँ से, क्या दिक्कत है? ठीक पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एलिमिनेशन रिएक्शन आई हुई है, सेट रूल आया हुआ है। ऊपर भी दे दिया इन्होंने। ये लॉजिकल क्वेश्चन हम बात कर रहे थे कि लॉजिकल क्वेश्चन तैयार कर लेना, तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिर्वल मिरर टेस्ट, ये हमारे पास टेस्ट जो होता है वो आपको दे दिया। तो अच्छा पेपर था ये, कोई मुश्किल पेपर नहीं था, इजी पेपर था अगर आपने पढ़ाई करी है तो। NHE आ गया, मतलब SHE आ गया आपका 4 नंबर में। कोरोजन आ गया, कोरोजन दे दिया। अच्छा, यहाँ से मैकेनिज्म दे दिया। तो हमने सिर्फ एक ही मैकेनिज्म आपको बोला है याद करने के लिए, डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म याद कर लेना। और SN1 SN2 का तो मैकेनिज्म नहीं है वो। अगर जो स्टूडेंट्स SN1 SN2 को मैकेनिज्म समझ रहे हैं, तो मैकेनिज्म नहीं है, छोटा सा एक आप लोग बोल सकते हो, दो रिएक्शन एक साथ आती है। तो मैकेनिज्म जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है वो यही वाला है, डिहाइड्रेशन वाला। इसके अलावा फिर ऊपर आ गया लॉजिकल क्वेश्चन। तो सारे के सारे इजी क्वेश्चंस हैं। हम तो ये बोलेंगे कि पेपर बहुत शानदार था अगर इस तरीके से आता है तो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को। यहाँ पे आ जाइए आप लोग सभी। तो सेट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। सेट नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेट नंबर 2 में हमारे पास है पहला क्वेश्चन, जो क्या कहता है, द अप्रोप्रिएट मेथड व्हेन सॉल्यूट इज लेस इन सॉल्यूशन विल बी। तो अगर मान लो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो हम लोग इनमें से कौन सी चीज को यूज करेंगे? मोल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, मास परसेंटेज को यूज करेंगे, मोलालिटी को यूज करेंगे, या फिर PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन को यूज करेंगे? तो ये तो यार आपको अगर थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूट बहुत कम है, बहुत कम। वेरी लेस मतलब बहुत कम। पहले ही सॉल्यूट बहुत कम होते हैं, लेकिन आपने क्या बोल दिया? बहुत कम है। तो जब भी बहुत छोटी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड में घुले हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके,
चलिए, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन तैयार हुआ। नेक्स्ट वाला देखेंगे आप लोग, नीचे वाला। अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल, वैल्यू ऑफ EMF इज ऑलवेज। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, IUPAC रूल, वैल्यू ऑफ EMF इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, या फिर कैन बी कैलकुलेटेड। तो इनमें से कौन सी चीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल? वैल्यू ऑफ EMF क्या हो सकती है? अब यार ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से इन्होंने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर आप लोग क्या लगाओगे? EMF तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है किसी किसी का, जैसे हमारे पास SH जो होता है उसका जीरो होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के हमारे अनुसार अगर इस तरह का क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं, अगर आप पॉजिटिव लगाते तब भी, नेगेटिव लगाते तब भी। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप क्या ही बताओगे? EMF तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको ज़्यादा डिटेल देनी थी उन्हें, किसी पर्टिकुलर चीज़ की पूछनी थी, तब जाके हम लोग बता पाते। अगर यहाँ पे वो SHE लिख देते ना, SHE कि अकॉर्डिंग टू IUPAC SHE का EMF क्या माना जाता है हमेशा, तो जीरो आ जाता फिर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चीज़ दी नहीं है पूरी, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकते। बाकी अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप किस पे लगा सकते हो? आप लोग तुक्का लगाते हो कैन बी कैलकुलेटेड पे, कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेट पे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो MP बोर्ड हमेशा बाहर से पूछता है। अगर ज़्यादा ही कुछ ऐसा पूछ लिया उन्होंने जो कि सिलेबस में भी नहीं है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो फिर उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोथ डाइक्रोमेट एंड परमैग्नेट शोज कौन सी प्रॉपर्टी करते हैं? तो ये भी आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, पिछले वाली स्लाइड में भी हमने, कि भैया ये जो हमारे पास है डाइक्रोमेट और हमारे पास परमैग्नेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और परमैग्नेट क्या हो जाता है? KMnO4। तो ये क्या होते हैं? हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप पूछ सकते हो कि वीक क्या होते हैं? फिर वीक क्या होते हैं? तो वीक होते हैं हमारे पास टॉलिन, फेलिंग। इसके ऊपर एक टेस्ट बनता है, टॉलिंग टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। अभी आपने देखा कि शायद 4 नंबर में आया था पिछली स्लाइड में, इस वाली स्लाइड में 4 नंबर में आया था। तो ये जो है इनको कर लेना अच्छे से, आपको टेस्ट दे देंगे हमें लिंक, तो वो आप लोग देख लेना, टेस्ट आपके तैयार हो जाएंगे सारे। तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग कौन होते हैं? किसी को याद है रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? आपको याद करवाए थे रिड्यूसिंग एजेंट, अगर क्लास किसी ने अटेंड करी हो सही से तो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने बता दिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? अगर किसी को नहीं याद है तो याद करो भैया, कहाँ पे हो आप लोग? LiAlH4 NaBH4, ये क्या होते हैं? यही तो होते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखना, LiAlH4 NaBH4 हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, खासकर LiAlH4। ये चीज याद करना यार आप लोग, अगर ये चीज नहीं याद है आपको तो याद करना, ये दो तीन चीजें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम की है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मल्डिहाइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास फर्स्ट एल्डिहाइड होता है। इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है एसपी आती है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की पूरे के मिला के हम निकालते हैं तो एसपी आती है इसकी। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। आगे देखिए, वेन, ये क्या लिख दिया इन्होंने? वेन ऑनलाइन, क्या लिखा? वेन ऑनलाइन एट, कुछ भी लिख दिया इन्होंने यार। तो ठीक है, समझते हैं इसको क्या लिखा है इन्होंने। ऑनलाइन नहीं आएगा यहाँ पे। वेन एट रूम टेम्परेचर treated with will bromine water white precipitate is formed due to compound। सर एनिलीन होगा। हाँ एनिलीन, हाँ एनिलीन हो सकता है यहाँ पे, एनिलीन हो सकता है, लेकिन समझे तो सही पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। व्हेन एनिलीन एट रूम टेम्परेचर ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर विद वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ड्यू टू विच कंपाउंड। बिल्कुल सही बोला आपने, एनिलीन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी में एनिलीन आ रहा है। एनिलीन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसको आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, उन्होंने हिंट दे दिया हमें, ब्रोमीन प्लस वाटर, ब्रोमीन और वाटर। आपको ये रिएक्शन हमने करवाई थी लास्ट क्लास में। हमने जब आपको इसको ट्रिक से भी बताया था हमने, कि जब भी वाटर आ जाता है हमारे पास, जब भी हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी क्या करता है भैया, ब्रोमीन को सभी जगह पर तितर बितर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा, कौन कौन सी जगह पर? तो 2 जगह पे, 4 जगह पे और 6 जगह पे, इन जगह पे ये क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा, अगर यहाँ पे CS2 होता तो क्या होता? CS2 होता तो ये ऐसा नहीं होता, 2 4 6 नहीं बनता। हमारे पास दो कंपाउंड बनते, एक में होता पेरा पे कंपाउंड Br लगा हुआ, एक में लगा होता एक हमारे पास होता ऑर्थो पे, एक होता हमारे पास पेरा पे। ये करवाया है हमने यहाँ पे। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा था वो वीडियो देख लेना, हमने पिछली क्लास में करवाया था ये चीजें। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, आप बोलोगे ये क्या चल रहा है।
चलिए, तो यहाँ पे बात आएगी कि यहाँ पे 246 बनेगा, 246 बनेगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे फिर मिस्टेक कर दी यार इन्होंने, कोई सा भी लगा सकते हो इसमें से, दोनों सही है। एमपी बोर्ड ने जो प्रैक्टिस सेट 2 है ना, इसको बनाने में मिस्टेक करी है। चलिए, फिर हमारे पास आता है डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क इज, जो दूध में पाया जाने वाला डाइसेकेराइड है वो कौन सा है, ये भी आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव रिपीट हुआ है। इसका आंसर आएगा लैक्टोस, बी वाला, लैक्टोस। ये तो याद होना ही चाहिए आपको, अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल से और आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ओके, फिर हमारे पास आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको इसमें। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, नीचे से गर्म कर देंगे हमारे कंटेनर को, और साथ में मान के चलेंगे इसमें क्या भरी हुई है, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन जो है, हमारे पास सॉल्यूशन में गैसेस भी हैं, गैस इसमें अच्छे से डिजोल्व है, और आप बोल रहे हो कि इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने से जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास गैसेस बाहर निकल रही है, इस वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आपके पास लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डबल डोनर लिगेंड इज कॉल्ड, डबल डोनर को क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड। अभी याद करवाया था, बाइडेंटेड का एग्जांपल भी याद करवाया था आपको। बाइडेंटेड लिगेंड जो हमारे पास होते हैं वो कौन सा होता है, इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन डायामीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बाइडेंटेड। अगर दो तरफ से डोनेट कर रहा है उसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, बाकी 6 तरफ से डोनेट करता है तो उसे बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। उसका एग्जांपल हमारे पास होता है ईडीटी है। तो ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो गया फिर से। आगे देखो, COH, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड लगी हुई है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल के सामने फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमारे पास एल्कोहल कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल होता है हमारे पास, सेकेंडरी एल्कोहल होता है, और हमारे पास होता है टर्शरी एल्कोहल। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये जो है हमारे पास, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो ध्यान रखना, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है और एग्जाम में इस तरीके से आता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, मतलब या तो CH3 लगा होगा या C2H5 लगा होगा। ज्यादातर मान के चलते हैं CH3 यहाँ पे लगा होगा, CH3, यहाँ पे भी CH3। ध्यान रखना, ये परीक्षा में जब आता है ऐसा मानना है आपको। बाकी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ज्यादातर इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं और आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है कि जब खाली जगह छोड़ देते हैं तो वहां पे CH3 आता है। एक और चीज ध्यान रखना आप लोग सभी, एक और चीज ध्यान रखना कि आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो, ये जो है इस तरीके से। तो ये क्या बताता है, एक, ये दो, ये तीन, ये एक तरीके से हमारे पास क्या है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। ये हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन। इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से आप लोग अगर ये बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये बन जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आपने छोड़ के आगे हो तो आप ध्यान रखना इस तरीके से। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे कार्बन मान के चलते हैं, कार्बन। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारे पास जो चीजें दे रखी है वो यहाँ पे भी खाली जगह है, यहाँ पे भी खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है। तो 3 हमारे पास खाली जगह है, 3 खाली जगह है, मतलब हमारे पास बोलेंगे इसको टर्शरी, टर्शरी, टर्शरी। अब कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जो हमारे पास OH ग्रुप होता है जिससे जो कार्बन अटैच होता है, अब ये जो कार्बन है इससे जितने सारे हमारे R ग्रुप लगे हुए होंगे, जितने भी हमारे पास R ग्रुप लगे हुए होंगे, जितने लगे होंगे उसके हिसाब से हमें डिग्री बतानी होती है। तो ये 3 डिग्री है हमारे पास, या फिर टर्शरी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है हमसे, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। एरोमेटिक से आप लोग समझते हो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक। ये भी हमारे क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन क्लास 12th में भी काम आता है। अब ऐसी चीजें कि आप ऐसा मत सोचना कि क्लास 11th में है तो ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है भैया, ये तो आपको आना ही चाहिए।
तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपका चैप्टर में भी है। तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? एरोमेटिक से आप लोग समझते हो बेंजीन की रिंग आएगी। अब सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? जिसके पास एक कार्बन होती है। ठीक है, तो एक कार्बन वाला हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, COOH। तो ये आपके पास क्या होता है? सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब आप लोग चाहो तो इसको लिख दो, या फिर आप इसी का फॉर्मूला लिख दो, C6H5COOH। या फिर आप लोग इसका नाम लिख दो, क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजीन है हमारे पास तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट देखो, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉलोइक अमोनिया विथ क्लोरोमीथेन। तो अमोनिया की रिएक्शन हम लोग क्लोरोमीथेन के साथ करके देख लेते हैं क्या बनता है। NH3 हमारे पास, एथेनोइक का मतलब है यहाँ पे अमोनिया जो होगा वो हमारे पास कौन से मीडियम में होगा? वो इथेनोइक मीडियम में होगा, मतलब यहाँ पे कुछ लिक्विड मीडियम में हमारे पास होने वाला है, ऐसा समझ लो आप लोग। तो अमोनिया की रिएक्शन आपको किससे करवानी? क्लोरोमीथेन से। तो मीथेन बना दिया और क्लोरो लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, CH3Cl। तो क्या बनेगा यहाँ से देखो, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ से, H यहाँ से। तो हमारे पास HCl हो गया बाहर, यहाँ से बचा CH3, यहाँ से बचा NH2। तो हमारे पास ये क्या बना? आमीन बना, आमीन। तो आमीन में कौन सा बना? मिथेन आमीन बना हमारे पास, मिथेन नामीन। तो ये रिएक्शन करके देख लेना, इस तरीके से आ जाए तो मिथेन आमीन बना। ये क्वेश्चन भी पहली बार ही आ रहा है एमपी बोर्ड में, ये क्वेश्चन भी पहली बार आया हुआ है एमपी बोर्ड में, ये क्वेश्चन भी पहली बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड में, आप लोग देख सकते हो। कैसे करना है वो सिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से लॉजिक लगाना होता है वहां पे। पहले तो ये चीज समझो, आप लोग कभी भी आप लोग किसी प्रकार का क्वेश्चन देखो, आप लोग उनको ऑप्शन में तोड़ने की कोशिश करो कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। इस तरीके से आप लोग उनको तोड़ने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे था, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या तो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। तो इस तरीके से आप बनाते हो तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप तुक्का भी लगाओगे तो उसके चांसेस है कि सही जा सकता है। आई बात समझ में? कुछ भी लिख के मत आ जाना, यहाँ पे 99 लिख के आ गए, ये क्या है 99, 99 क्या है? इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन को तोड़ना है, समझना है, उसके बाद आपको जो ऑप्शंस आपने बनाए हैं उनमें से एक को टिक लगाना है। ये तरीका होता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, या फिर कोई सा भी चीज को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा, ये देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड गेट ग्लूकोज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो सुक्रोज को क्या आप लोग तोड़ते हो? सुक्रोज को आप लोग तोड़ते हो, सुक्रोज हमारे पास क्या होता है? मोनोसेक्राइड नहीं होता, डाइसेक्राइड होता है। तो ये दो भाग में टूटता है, इसमें और इसमें। एक होता है हमारे पास ग्लूकोज, और एक हमारे पास क्या होता है, यहीं से आप लोग हिंट लगा सकते हो, यहीं से दिमाग लगा सकते हो। ग्लूकोज दे रखा है, तो एक क्या होता है हमारे पास? एक हमारे पास फ्रक्टोज होता है। तो बस फ्रक्टोज इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हो लॉजिक। बाकी ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है बहुत बार, ये इस तरीके से रिपीट नहीं हुआ है, ये रिपीट हुआ है 2 नंबर में, 2 नंबर में रिपीट हुआ है। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स देखिए फटाफट। ट्रू फॉल्स, unknown resistance is measured by Wheatstone bridge, unknown resistance is measured by Wheatstone bridge। अच्छा, Wheatstone bridge हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है Wheatstone bridge। बाकी केमिस्ट्री में भी आ सकता है Wheatstone bridge, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस वगैरह की, तो वहां से आ सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स में मेन क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे क्यों दे दिया इन्होंने वो तो वो जाने। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्या Wheatstone ब्रिज से? सही है या गलत है? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है। अरे यही तो काम होता है Wheatstone ब्रिज का, पढ़ा हुआ आपने थोड़ा बहुत भी, यही तो काम होता है Wheatstone ब्रिज का। तो ये हो जाएगा ट्रू। मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, बताओ ये सही है या गलत है? अगर थोड़ी बहुत भी मोलिकुलरिटी आपने पढ़ी है। ट्रू सर। वेरी गुड, ये क्या आएगा? ट्रू आएगा। मोलिकुलरिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन बनता है 3 नंबर में, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो जो मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। मोलिकुलरिटी का मतलब ये होता है कि आप मॉलिक्यूल्स गिनो, कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है एक रिएक्शन के अंदर, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, उनको आपको गिनना होता है। तो गिनने को क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। तो ये होल नंबर आता है आपका, ठीक है, होल नंबर। मतलब हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल जीरो कैसे जीरो हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं, तो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल जीरो नहीं हो सकते, जीरो हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे आपको समझाते हैं, क्लास में बच्चे हैं, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं मिनिमम? आप बोलोगे 0 हो सकते हैं। हम बोलेंगे क्या -5 हो सकते हैं?
तो आप बोलोगे नहीं इतना तो नहीं हो सकता है, एटलीस्ट जीरो होंगे, जीरो से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वही बात है कि एटलीस्ट जीरो तो होंगे हमारे पास, एटलीस्ट जीरो तो होंगे हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिगेंड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स और आयन विच आर इलेक्ट्रॉन डोनर और नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिकल्स। इसमें भी ट्रू बात है, लिगेंड्स को आप यही तो समझाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड एंड देन फर्दर गिव्स एसिड। तो ये बात भी सही है, जो हमारे पास अल्कोहल है वो सबसे पहले एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड के बाद फटाक से क्या बना लेता है, एसिड बना लेता है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग मान के चलो रिपीट हुआ है, क्योंकि मॉलिकुलरिटी जो होता है ये बहुत बार आ चुका है, और ये वाला तो आपको डिफरेंस आना ही चाहिए। ये वाला देखो, ये वाला भी इजी है, अगर आपने नाम याद करा हो स्टर वगैरह का, स्टर क्या होता है, RCOR, तो सही तो लिखा ही है, इसमें क्या दिक्कत है, ट्रू है ये भी। इसके बाद हमारे पास है इन लीवर ऑफ एनिमल स्टोर पॉलीसेकेराइड्स इन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो होते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड इन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो इन लीवर ऑफ एनिमल स्टोर्ड पॉलीसेकेराइड्स इज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जिसके अंदर हम भी आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी आते हैं, तो उनका जो लीवर होता है, लीवर में स्टोर कौन होता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च वहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ये भी रिपीट हुआ है एमपी बोर्ड में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलो आगे देखो, देखो कितनी सारी चीजें आपने अभी देखी जो रिपीट हुई है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि रिपीट होता है एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स भी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, तो आपको वो भी सिखा रहे हैं कि साथ साथ अगर बाहर से आ जाए तो किस तरीके से लॉजिक लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास भैया मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि अगर अगर KNO3 जो है हमारे पास, ये इनमें से क्या है। तो अगर अगर सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास, ये कहाँ पे मिलता है, हमें सॉल्ट ब्रिज में देखने को मिलता है। ये सेल्फ ब्रिज क्यों लिख दिया इन्होंने ये नहीं पता हमें, लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ और है, जैसे हमारे पास है यहाँ पे फिनोल। तो फिनोल हमारे पास क्या है भैया, फिनोल हमारे पास एसिड है, याद करवाया था ना एसिड, फिनोल हमारे पास क्या है, एसिड है। तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है हमारे पास वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड और बेस में डिफरेंस पढ़े होंगे क्लास 10th में आपने, तो एसिड और बेस में डिफरेंस यही होता है कि ये ब्लू को क्या कैसे कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो हमारे पास ये दे रखा है क्या, रेड एंड ब्लू, ये दे तो रखा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसे, यहाँ पे ब्लू आना चाहिए और यहाँ पे रेड आना चाहिए। इसको हमने याद करने की ट्रिक उस टाइम याद करी थी हमने क्लास 10th में, कि सबसे पहले बी आता है फिर आर आता है। एबीसीडी में पहले बी आता है कि आर आता है, आप बोलोगे आर आता है। एसिड बेस में आप लोग पहले किसको याद करते हो, आप लोग याद करते हो एसिड को। तो एसिड जो होगा वो बी आर करेगा और ये आर बी करेगा। इस तरीके से हमने याद किया था इसे, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो, एसिड बेस बी आर आर बी। तो यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एनिलीन। तो एनिलीन नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन, ये भी सही है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है भैया, एस्कोर्बिक एसिड नहीं है, ये नहीं है, सल्फ्यूरिक नहीं है, डायोजीनियम सॉल्ट ये भी हो सकता है, एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन जो है आप लोग एनिलीन डायोजीनियम सॉल्ट से भी बना सकते हो। अच्छा एनिलीन से हम ये बना सकते हैं ना, ये बना सकते हैं, एनिलीन से हम लोग डायोजीनियम सॉल्ट बना सकते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, MIP रिएक्शन है, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन। अब आप लोग नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके भी ये बना सकते हो। अब एमपी बोर्ड ने इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, ये अब हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि इसके दोनों आंसर्स पॉसिबल है। अच्छा दोनों में से ज़्यादा पॉसिबल कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन के द्वारा होता है, मतलब एनिलीन बनता है, तो ये हमें ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी ये जो है ये भी सही है, अगर आप ये भी लगा के आते तो हो जाता कि आपको नंबर मिलते, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो सही है और ये भी सही है। आप लोग खुद देखो ना, यहाँ से भी ये, यहाँ से ये बन सकता है, यहाँ से ये बन सकता है, तो अब इसमें क्या सोचें, क्या दिमाग लगाएं इसमें, तो दोनों के दोनों संभव है। ओके, ये हो जाएगा। बाकी आप लोग ध्यान रखें जो आपका मेन पेपर आएगा, मेन पेपर में इस तरह की गलतियां शायद नहीं होगी, हम ये उम्मीद करेंगे। बाकी अगर ऐसी गलतियां हो जाती है एमपी बोर्ड से तो आपको पूरे नंबर देगा। ओके, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है
क्लोरोफाइल का। तो क्लोरोफाइल जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और विटामिन का एग्जांपल क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमारे पास क्या है? विटामिन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मेजिटा कॉलम होती है फिनिश। अब हमारे पास आ जाते हैं आंसर इन वन वर्ड, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे फिनिश। तो आपको पहले तो हेनरीज लॉ लिखना है, तो ये तो आपको याद भी करवाया था हमने हेनरीज लॉ। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन भी करवाई थी, तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे हेनरीज लॉ। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये भी एमपी बोर्ड में काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जब हम लोग टाइम निकालते हैं, टाइम जो टाइम लगता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? तो वो आता है हमारे पास आर नोट के। आर नोट क्या होता है भैया? आर नोट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे समझे आप लोग? इसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसका डेरिवेशन भी करवा रखा है, उसकी लिंक आपको दे देंगे। बाकी अगर आपको यहाँ पे समझना है तो आप लोग ऐसे समझो कि जैसे हम लोगों के पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने पानी भर रखा है। अब आपके पास शक्कर है, शुगर है आपके पास। अब आप इसको मिलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 5 किलो शक्कर थी, आपने इसमें मिलाया, आधे घंटे बाद देखा तो आपके पास शक्कर जो थी पानी के अंदर कितनी बची हुई है? पूरी की पूरी घुल चुकी है। ठीक है, तो शक्कर की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है यहाँ पे? यहाँ पे आप बोलेंगे कि हमको जो दिख रही है शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो जीरो हो चुके हैं। यहाँ पे कितने थे? 5 kg थे। तो ये क्या बोल रहे हैं हम? इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। बाकी इसको हमने सॉल्व करवा रखा है, वहां पे पूरा डेरिवेशन करवा रखा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वाई मर्करी इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव रीजन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करवा रखा है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल नहीं होता है। ठीक है, पार्शली फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी आप लोग जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मरकरी क्यों नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका पार्शली फिल्ड नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर लिख देंगे कि मरकरी मतलब Hg जो हमारे होता है उसके पास फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। इस वजह से इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके, इस तरीके से हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग सभी फटाफट फटाफट। CH3COH, CH3C3H7H, COOH। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक क्यों कर दी? यहाँ पे देख लो, नहीं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा उन्होंने एवरेज द फॉलोइंग एसिड इन अकॉर्डेंस देयर इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास कुछ एसिड दे रखे हैं, एक एसिड, दो एसिड, तीन एसिड, चार एसिड। चार एसिड हमको दे रखे हैं, हमको इन्हें कैसे करना है? अरेंज करना है। अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। चलो, तो एसिड हमारे पास हैं ये सारे के सारे, हमको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो हमको कौन सा ऑर्डर जमाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। मतलब सबसे पहले हमको लिखना है सबसे कमजोर, फिर उससे ज्यादा ताकतवर, उससे ज्यादा ताकतवर, और सबसे ज्यादा लास्ट में पावरफुल को लिखना है। इस तरह से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बेसिक कौन सा होता है? देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग वो होता है जिसके पास सबसे कम कार्बन होते हैं। HCOOH जो होता है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग होता है। इससे कम कौन सा होगा? इससे कम होगा CH3 वाला, इसके पास दो कार्बन है, CH3COOH। इसके बाद कार्बन जिसके पास दो होगी और कार्बन हमारे पास तीन होगी। अब आप लोग इसके बैलेंस कर लो, तो ये हमारे पास ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लगा देना, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। लास्ट वाला देखेंगे, CH3COOH। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है? SOCl2 से करवानी है। अच्छा, SOCl2 से क्या समझे? ये हमने देखा है डार्जन्स मेथड में, डार्जन्स बेस्ट मेथड में। यहाँ से जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिख जाए तो आप लोग क्या बोलते हो कि हमारे पास SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, साथ में HCl बाहर निकलेगा, और हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास ये जो Cl है ये यहाँ पे जाके चिपक जाता है। तो CH3COCl ये हमारे पास मेन कंपाउंड बनता है। इसके बाद ये हमारे पास बाई कंपाउंड बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे CH3COH तो यहाँ पे है, SOCl2 भी यहाँ पे है। हमको ए पूछा है तो ए तो कंफर्म है कि यही बनेगा। लेकिन आप बी जरा देखो, BnH3 आपको दे रखा है, BnH3 आपको दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको बी बताना है कि बी यहाँ पे क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे एमपी बोर्ड से मिस्टेक हुई होगी, यहाँ से एमपी बोर्ड से मिस्टेक हुई है। क्योंकि SOCl2 वाली जो रिएक्शन है वो इस तरीके से ही होती है जो आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह सब जगह पे यही लिखी हुई है। तो यहाँ पे एमपी बोर्ड से मिस्टेक हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते, चाहे आप कुछ भी लिख के आ जाओ। तो इसको बोलते हैं बोनस मार्क्स। एमपी बोर्ड हर साल कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर ही देता है कि उसको लास्ट में बोनस मार्क्स देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आएंगे आपकी बोनस मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी जहाँ तक हमें पता है ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, जहाँ तक हम श्योर है वो इस तरीके से होती है। बाकी अगर एक बार और चेक करेंगे, आज पूरी बुक वगैरह में 2-3 बुक और देखेंगे हमारे पास रखी हुई है केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे अगर कोई और रिएक्शन इस तरीके से दे रखी होगी तो हम देख लेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से नहीं होती है। बाकी हाँ, अगर आप लोग लिखना चाहो, तुक्का लगाना चाहो, तो तुक्का कैसे लगा सकते हो? तुक्का आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो, एक ही जगह पे तो आपको यही लिखना है, CH3COL, CH3COCl, ये लिखना है आपको, कंफर्म है। बी जो है वो आपको दिख रहा है NH3, NH3 के साथ। तो NH3 के साथ हमेशा ज्यादातर क्या आता है, हमारे पास कार्बन ही आता है, तो यहाँ पे आप CH3 लगा देना, CH3NH3। लेकिन ये गलती यहाँ पे एमपी बोर्ड से हुई है, अब हम कंफर्म हो चुके हैं गलती हुई है, क्योंकि यहाँ पे NH3 नहीं आएगा और साथ में बॉन्ड नहीं आएगी। यहाँ पे या तो टू आता, यहाँ पे टू आता तब ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 लगा दिया। अगर नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी इन्होंने कंप्लीट कर दी और बोल रहे हैं कि एक हमारे पास फ्री भी है, तो ये तो पूरी केमिस्ट्री की वाट लगा रहे हैं। तो ये जो है ये पूरा गलत है। ठीक है, तो ये गलत ही है, इसको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये गलत है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हो गए फिनिश। चलिए, रिकॉर्डिंग को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो।